लाइफ। जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार विद पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार आप सभी प्यारे साथी बताएंगे आप सभी कैसे हैं। वेरी 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 गुड मॉर्निंग, राधे राधे, गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय मां सरस्वती। सभी दोस्तों को सभी प्यार साथी क्लासेस जुड़ जाएंगे, बताएंगे आप सभी कैसे हैं और क्या मेरी वॉइस और वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच पा रही है या नहीं। एक बार सभी साथी कंफर्म करेंगे, फिर शुरू करते हैं हम अपने एक शानदार, एक बेहतरीन, एक लाजवाब क्लास और एक अलग टाइप की क्लास जो कि रहने वाली है आपके यहाँ पर क्वेश्चन से प्रैक्टिस की। यानी कि अभी तक हमने जितने भी टॉपिक्स पढ़े हैं, अभी तक हम क्या कर रहे थे कि हमने जैसे एमएस वर्ड पढ़ा है ना, और एमएस वर्ड के टॉप 100 क्वेश्चन कर लिए, एमएस एक्सेल पढ़ा, एमएस एक्सेल की कर लिए, लेकिन हमने और भी तो कुछ टॉपिक्स पढ़े हैं। तो पेपर तो भाई ऐसे तो होता नहीं कि सिर्फ वर्ड वर्ड के क्वेश्चन आ रहे हैं, एक्सेल एक्सेल के पेपर तो मिक्सअप आता है। तो मिक्सअप पेपर में कैसी फीलिंग आती है और उन्हें करते टाइम हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए, कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, उन सभी चीजों का एक आइडिया देने के लिए आज की क्लास यहाँ पर रखी गई है। क्या सर सिलेबस खत्म हो गया? तो भैया मैं कहूंगा अभी सिलेबस खत्म नहीं हुआ है ना। अभी सिलेबस आपका खत्म नहीं हुआ है, लेकिन क्लासेस चलेंगी, बट एक क्लास हमने यहाँ पर प्रैक्टिस के तौर पर रखी है, ठीक है। तो बिल्कुल एक बार सभी दोस्त क्या करेंगे कि 1 से लेकर 20 तक अपनी कॉपी पर गिनती लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे आप लोग? क्या करेंगे, 1 से लेकर 20 तक की गिनती लिख लो, जैसे यहाँ पे 1 2 ऐसे करके, ठीक है। अब ऐसे आपने 20 तक लिख ली। आपके हिसाब से पहले का आंसर ए है और मैंने भी कहा ए है तो सही लगाना। आपके हिसाब से दूसरे का आंसर सी है, मेरे हिसाब से बी है, तो इसे गलत लगाना। और ऐसे लास्ट में अपना स्कोर चेक करना, निगेटिव हटा करके, कि कितने सही हुए कितने गलत हुए और आप कितने पानी में हैं, कितनी चीजें आपको याद हैं कितनी नहीं है, वो सभी चीजें हम आपका आज की इस क्लास में चेक कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त मुझे बताएंगे कि क्या आप सभी तैयार हैं। फिर हम शुरू करते हैं अपनी क्लास को और पहला सवाल आपके सामने मैं पेश करने जा रहा हूं, तो देखेंगे ध्यान से, है ना। देखो मेरे पास कई सारे मैसेज आते हैं कि सर सिलेबस मतलब अच्छे से समझ में आ रहा है सब कुछ, बट क्वेश्चन की कुछ लैंग्वेज ऐसी होती है जो समझ में नहीं आती। तो भैया वो लैंग्वेज की, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझने के लिए मैक्सिमम प्रैक्टिस की तरफ हमें जाना रहता है। देखो आप कितना भी किसी भी चीज को सीख लो, जब तक आप खुद से उसे करके नहीं देखोगे, है ना, कितनी भी किसी को ट्रेनिंग दे दी जाए हवाई जहाज उड़ाने की, कितना भी उसे कॉपी पर पढ़ा दिया जाए, लेकिन जब तक वो एक बार उड़ाकर नहीं देखेगा खुद से, तब तक वो सीख नहीं सकता, है ना। वैसे ही मैं कितना भी तुम्हें पढ़ा दूं, लेकिन जब तक तुम जो तुम्हें करना है, जो तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करने, जब तक तुम उसे नहीं करोगे, तो जो चैलेंजेस आते हैं क्वेश्चन करते टाइम, फ्लाइट उड़ाते टाइम, या कोई भी आपका जब जिस चीज की आप ट्रेनिंग लेते हो उसको रियल में करते टाइम, तो वो हमें तभी पता चलते हैं जब हम उसकी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल पहला सवाल आपके सामने यहाँ पर मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे और बताएंगे आंसर क्या है। लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे सवाल आपसे पूछे जाते हैं। तो बताएंगे इस क्वेश्चन नंबर 1 का जो है हमारा सही उत्तर क्या होगा। बहुत अच्छे। बताएंगे, पढ़ पा रहे हैं क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट रैम, यानी कि इनमें से दिए गए 4 ऑप्शन में से रैम रैम के बारे में कौन सा सही नहीं है। नहीं वाले पर विशेष ध्यान देना होता है, क्योंकि ये हम अक्सर क्या करते हैं, हम नहीं वाले को चूक छोड़ देते हैं, पढ़ नहीं पाते नहीं के बारे में, और पहला स्टेटमेंट होता है सही, और हम सोचते हैं कि कौन सा सही है, और हम पहले को लगा के आगे बढ़ जाते हैं, फिर हम बाद में कहते हैं कि अरे यार ये क्या हो गया। तो ध्यान से देखेंगे और बताएंगे। पहला स्टेटमेंट, रैम कंप्यूटर के बंद होने पर भी सभी डेटा को स्थायी रूप से स्टोर करके रखती है क्या? रैम लाइट के जाने पर भी डेटा को स्थायी रूप से स्टोर करके रखती है? आप सभी कहेंगे भैया जी नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि रैम एक वॉलेटाइल मेमोरी है, यानी कि ये लाइट के जाने पर डेटा को क्या कर देती है, खो देती है, यानी कि एक टेम्परेरी मेमोरी है। तो पहला ही क्या हो गया, गलत हो गया जी। पहला ही क्या हो गया हमारा, ऑप्शन ए ही गलत हो गया। तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगला, रैम को मुख्यतः एस रैम और डी रैम 2 प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है, सही है स्टेटमेंट। इसके बाद रैम एक रीड एंड राइट मेमोरी है, जी बिल्कुल ठीक है। रैम डेटा प्रोग्राम और प्रोग्राम रिजल्ट को स्टोर करने के लिए सीपीयू की आंतरिक मेमोरी है, जी बिल्कुल ठीक है। यानी कि ये तीनों ठीक है, पहला गलत है। और हमसे पूछा क्या था कि कौन सा गलत है, तो जो गलत हमसे पूछा है वही तो उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत हुई इसमें बताओ? किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ेंगे। और मैंने सिर्फ दिल्ली पुलिस के क्वेश्चन नहीं लिए,
आप और भी एग्जाम में देख पाओ कि देखो कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे करते हैं। विनजिप का क्या कार्य है बताओ, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ विनजिप। तो ये एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता है क्या? यह एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं होता, ठीक है। हालांकि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। यह बड़ी फाइलों को छोटी फाइलों में कंप्रेस करता है। यह बड़ी फाइलों से छोटी फाइलों को एक्सट्रैक्ट करता है, नहीं जी। छोटी फाइलों को बड़ी फाइलों में एक्सपेंड करता है, नहीं जी। बी इसका सही उत्तर होगा कि ये बड़ी फाइलों को छोटी फाइलों में क्या करता है, कंप्रेस करता है। इसका क्या मतलब होता है, जैसे आपने देखो जिप्ड फाइल होती है, जिप्ड फाइल का मतलब क्या होता है, कंप्रेस की हुई फाइल। कंप्रेस मतलब जैसे जब हम आपकी इस बोर्ड पीडीएफ को सेव करते हैं ना, आपने देखा होगा एप्लीकेशन में ये बोर्ड पीडीएफ जाती है, तो जब हम इस बोर्ड पीडीएफ को सेव करते हैं तो 250 MB 300 MB ऐसे होती हैं। और एक तो डाउनलोड होनी नहीं, एक तो अपलोड होनी नहीं है, बहुत सारी होनी है। अगर 250 MB की एप्लीकेशन पर पीडीएफ डाउनलोड अपलोड करी जाएंगी और वीडियो भी अपलोड होती है कितनी सारी, तो भाई एप्लीकेशन इतना डेटा कैसे झेल पाएगा। तो और आपको भी डाउनलोड करने में भाई 250 MB चाहिए, फिर आपके पास इतना नेट कहाँ है। तो आप क्या करोगे, आप करेंगे कि हम क्या करते हैं, हम करते हैं कि जब इस पीडीएफ को भेजते हैं तो हम इसे कंप्रेस कर लेते हैं। कंप्रेस यानी कि इसके साइज को कम कर देते हैं। इससे थोड़ी क्वालिटी पर तो फर्क पड़ता है, लेकिन यही पीडीएफ फिर 1 MB 1.5 MB की हो जाती है और फिर उसे अपलोड कर देते हैं, जिससे कि आपको डाउनलोड करने में भी कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, और ये आपके लेवल का सवाल है, बता दो क्या होगा उत्तर। तो यदि सेल J10 पर क्लिक करके शिफ्ट बटन दबाकर P16 सेल पर क्लिक किया जाता है व उसके बाद कंट्रोल बटन दबाकर सेल Q20 X24 S19 V26 पर क्लिक किया जाता है, तो कुल कितनी सेल सिलेक्ट होंगी। तो टोटल कितनी सेल हैं ऐसी जो कि सिलेक्ट होंगी, तो बताएंगे एक बार जल्दी से। मैं आपको टाइम दे दूं 1 मिनट का इस सवाल को सॉल्व करने में, हालांकि इतना कठिन है नहीं बट फिर भी ले लो। चलो आराम से, गलत नहीं होना चाहिए, है ना। अपने आप से कोशिश करो कि जो चीजें आपने पढ़ ली हैं वो गलत ना होने पाए बस। तो हम कहेंगे कि सेल J10 is clicked and then shift button is held down and then cell P16 is clicked and then control button is held down and cells Q20 X24 S19 V26 are clicked, then how many cells will be selected in total। फिर कितनी सेल हमारी टोटल सिलेक्ट यहाँ पर होंगी, बताएंगे। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर बताओ। तो आपको पता है कि जब हमने किसी एक सेल पर क्लिक किया हुआ है, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि हमने शिफ्ट बटन दबा लिया, फिर हमने P16 पर करा, तो J10 से P16 तक के बीच की जितनी भी सेल होंगी वो सभी सिलेक्ट होंगी पहले तो, है ना। पहले तो हम देखेंगे कि जैसे J10 है और P16 है, तो J10 से P16 तक टोटल कितनी सेल हो गई, जोड़ो। कैसे जोड़ोगे जी, आप कहोगे J से P, यानी कि इसमें J भी काउंट होगा और P भी, यानी कि J K L M N O P, यानी कि टोटल 7 सेल हैं। कितनी, 7 सेल हैं, 7 कॉलम हैं आपके, ठीक है। और रो कितनी है हमारी, तो रो भी 7 ही है, 10 11 12 13 14 15 16। अब कई लोग क्या गलती करते हैं, आप लोग क्या गलती करते हो इसमें कि आप ना यहाँ पर आप क्या करते हो भाई कि आप 10 से 16 6 जोड़ दिए, J से P 6 जोड़ दिए। भैया ये J10 भी तो है, तो एक कॉलम एक रो ये भी तो जुड़ेंगी, तो 7 7 होंगे 49, ठीक है। 49 तो ये हो गई। इसके बाद कंट्रोल बटन दबाया, फिर Q20 1 2 3 4 इन 4 पर क्लिक किया, है ना। तो कुल कितनी सेल सिलेक्ट हुई, तो 49 तो ये हो गई हमारी। और इस 49 के बाद में हम क्या कहेंगे, 49 + 4 यानी कि 53। और क्या यहाँ पर ऑप्शन में 53 दिया है, आप कहेंगे भैया नहीं दिया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस हो जाएगा, है ना। ऑप्शन डी जो है ये हमारा इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बताएंगे कोई दिक्कत नहीं है, है ना, नहीं है। आगे बढ़े इसके बाद, चलो। अच्छा एक चीज और यहाँ पर ध्यान से समझना, अगर मैं ये कह देता कि यहां से यहां तक सिलेक्ट करा, फिर कंट्रोल बटन दबाया और ये जो एड्रेस दिए ना, ये एड्रेस इन दोनों के बीच की सेल के होते अगर, तो देखो खेला हो जाता। कैसे खेला हो जाता भैया, मैं आपको
देखो जिन बच्चों ने अभी सिलेबस कंप्लीट कर लिया ना, यकीन मानो आप बहुत सारे बच्चों से आगे हो। मैं देख रहा था, कल एक वीडियो देख रहा था यूट्यूब पे, ऐसी आ रही थी, तो उसमें बच्चे एनालिसिस के बारे में बता रहे थे अपना, कि मेरे भाई के इतने हैं, है ना, और इनके इतने हैं, हम लोग मॉक टेस्ट देते हैं, ऐसे वो एनालिसिस कर रहे थे। तो वो मतलब ऐसे कई सारे बच्चे करते हैं। तो उसमें कमेंट बॉक्स जब मैं पढ़ रहा था, तो मुझे दिखा कि इसमें इतने हैं, जीके में इतने, मैथ में इतने, रीजनिंग में इतने, कंप्यूटर में 1.5 नंबर है। क्यों? क्योंकि पढ़ा नहीं है। कब पढ़ेंगे? कि पढ़ लेंगे। तो भैया पढ़ लोगे तो अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन आप देख रहे होंगे कि आप अगर अभी आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, उन्हें क्या लगता है पेपर से 2 दिन पहले वो पढ़ लेंगे और फिर सर तो पूरे में से पूरे फंसा ही देते हैं, हम कर लेंगे। बेटा मैं तो तुम्हें दिखा दूंगा कि मैंने फंसा दिया। क्या तुम्हारे अंदर इतनी क्षमता है कि तुम 2 दिन पहले पढ़ करके सब कुछ याद करके पेपर में चले जाओ और तुम्हें याद बना रहे बिना कंफ्यूजन के, है ना? मैं चाहूंगा कि बना रहे, अच्छी बात है। बट जिन बच्चों ने अभी सिलेबस कंप्लीट कर लिया, आपके पास 6 महीने का समय है, और अभी कुछ दिनों बाद, 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने बाद जब सिलेबस और कंप्लीट हो जाएगा, तो हम प्रैक्टिस सेट चालू करेंगे। तो इतनी प्रैक्टिस करेंगे, इतनी संभावनाओं वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे, जिससे कि आप कोई भी कंडीशन रह ही ना जाए। जैसे ये एक नॉर्मली सवाल है, ठीक है, लेकिन एक नई कंडीशन अभी पढ़ाते पढ़ाते मेरे दिमाग में आई कि अगर मैं एग्जामिनर होता तो मैं ऐसे भी क्वेश्चन पूछता। कैसे? समझना, देखना। मैं इस सवाल को कॉपी कर लेता हूं एक बार, है ना, इस सवाल का उत्तर यही रहने देते हैं। मैं सवाल को कॉपी कर लेता हूं और आप देखेंगे कि अगर यहां पर ये जो Q20 और ये वाला पार्ट लिखा है ना, अगर यहां पर, एक मिनट जस्ट देखो, अगर यहां पर लिखा होता क्या, J12, P13, O11, M14, पर क्लिक किया जाता है तो कुल कितनी सेल सिलेक्ट होंगी? आप पता है क्या होगा इसमें? क्योंकि पहले ये वाली जो सेलें हैं, ये तो ऑलरेडी सिलेक्ट है क्योंकि इसके अंदर आ गई। और जब हम किसी पहले से सेल सिलेक्टेड सेल पर कंट्रोल बटन दबाकर क्लिक करते हैं, तो वो डी सिलेक्ट हो जाती है। वो क्या हो जाती है? वो सिलेक्ट से हट जाती है। यानी कि अब ये 4 सेलें क्या होंगी? हट जाएंगी सिलेक्ट से। और अब यहां पर आंसर 45 होता। क्या होता आंसर? 45 होता। ये जानकारी आपको ना तो किसी बुक में मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी फिलहाल, लेकिन ऐसी भी संभावनाएं बन सकती हैं। एग्जामिनर आपको कंफ्यूज कर सकता है मेरे भाई। तो बात समझ में आ गई आपको? आंसर इसका भी नहीं हो जाएगा, बट समझिए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ इस सवाल में, है ना। चलो अगला सवाल बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 4 क्या होगा आंसर हमारा। अगला तो जो प्रैक्टिस सेट करेंगे इस बार हम बहुत ताबड़तोड़ तरीके से करेंगे, मतलब एकदम लाजवाब। मैं खुद से क्वेश्चंस बनाता हूँ प्रैक्टिस सेट के, मतलब ऐसा नहीं है सारे मैं बनाता हूँ। जो प्रीवियस ईयर करके बता के करते हैं वो प्रीवियस ईयर, लेकिन कुछ क्वेश्चंस मैं भी बनाता हूँ, और अब इस बार मैं और स्पेशली तौर पर बनाऊंगा। पहले हम प्रीवियस ईयर से रिलेटेड क्वेश्चंस को निपटाएंगे, और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस मैं सेल्फ मेडेड बनाकर लाया करूंगा, कि जैसे मुझे लगता है ना, स्टेटमेंट वाले, मैच करने वाले, उस टाइप के करेंगे हम, है ना। चलो तो बताएंगे, व्हाट इज द डिफॉल्ट व्यू व्हेन वी ओपन MS वर्ड। आपको आपके इस विषय की चिंता नहीं करनी है। इसके लिए जितनी भी मेहनत करनी है तुम्हारे लिए मैं करूंगा, तुम्हारा भाई करेगा। तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। सिर्फ और सिर्फ जितना मैं करा रहा हूं उतना करते जाना है ना। अपने चैप्टर की अपने सब्जेक्ट की जिम्मेदारी मैं ले रहा हूं, बस आप ईमानदारी से करते रहना। अगर कोई चीज अनएक्सपेक्टेड पूछी जाती है, अगर कोई चीज आउट ऑफ सिलेबस पूछी जाती है, तो फिर उससे घबराना नहीं होता। वो अगर सवाल छूट भी जाए, क्योंकि फिर वो सबका छूटा होगा, है ना, फिर वहां से क्या है, कट ऑफ पर वही फर्क नहीं पड़ता। तो वो इतने समझदार आप लोग हो। बताएंगे, अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग चला एग्जामिनर तो कुछ भी नहीं जाएगा। MS वर्ड को आप ओपन करने पर बाय डिफॉल्ट व्यू कौन सा होता है? तो देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे कि जब हम MS वर्ड, एक्सेल या पावर पॉइंट को ओपन करते हैं, तो व्यू टैब ओपन होता है। क्या आप मुझे बता सकते हैं इस व्यू टैब को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती है? क्या आप मुझे ये बता सकते हैं मेरे भाई कि व्यू टैब को ओपन करने की जो शॉर्टकट की है वो क्या होती है? तो आप कहिएगा, आप कहेंगे व्यू टैब को ओपन करने की शॉर्टकट की Alt+W होती है। ठीक है, इसी Alt+W यानी कि व्यू टैब के अंदर हमें व्यूज ग्रुप मिलता है ना, व्यूज ग्रुप। तो MS वर्ड की अगर मैं बात करूं तो टोटल कितने प्रकार के व्यू होते हैं? तो आप कहेंगे भैया MS वर्ड के अंदर टोटल
5 प्रकार के व्यू होते हैं। कितने प्रकार के? एमएस वर्ड के अंदर टोटल 5 प्रकार के व्यू होते हैं। कौन कौन से जी? तो हम देखेंगे, एक होता है रीड मोड, होता है कि नहीं होता बताओ? एक होता है रीड मोड, एक होता है वेब पेज करके, ठीक है, एक होता है प्रिंट लेआउट, एक होता है आउटलाइन, और एक होता है ड्राफ्ट। तो टोटल कितने प्रकार के व्यू होते हैं? 5 प्रकार के। अच्छा, इन 5 प्रकार में एक ऐसा होता है जो बाय डिफॉल्ट, यानी कि जब भी आप एमएस वर्ड को ओपन करोगे तो वो ओपन होगा। तो वो कौन सा है हमारा? वो है यहाँ पर प्रिंट लेआउट व्यू। कौन सा है? वो है हमारा यहाँ पर प्रिंट लेआउट व्यू। तो इस सवाल का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर इन पांचों के बारे में थोड़ा सा डिफाइन करें तो हम देखेंगे कि जो रीड मोड है, क्या है? जो रीड मोड है आपका, इसमें क्या होता है कि इसमें आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ सकते हो अपने डॉक्यूमेंट को, कुछ बदलाव नहीं कर सकते। वेब पेज, जो फाइल आपने बनाई है, अगर आप इसे वेब पेज पर अपलोड करना चाहते हैं, वेब पेज के तौर पर तैयार करना चाहते हैं, तो वेब पेज व्यू। प्रिंट लेआउट, अगर आप इसका प्रिंट निकालना चाहते हैं। आउटलाइन, जो भी आपने कुछ लिखा है पैराग्राफ वगैरह, वो बुलेटेड फॉर्म में पैराग्राफ कन्वर्ट हो जाते हैं यहाँ से। इसके अलावा ड्राफ्ट, तो जल्दी से एडिट करने के लिए हम ड्राफ्ट का यूज करते हैं, ठीक है जी। बाय डिफॉल्ट प्रिंट लेआउट व्यू होता है, जबकि एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और पावर पॉइंट में नॉर्मल व्यू होता है। कौन सा? एमएस एक्सेल एंड एमएस पावर पॉइंट, एक्सेल और पावर पॉइंट में कौन सा होता है? नॉर्मल व्यू। ठीक है, अगला सवाल। तो देखो, जो जानकारी मैंने आपको दी उसकी फोटो भी यहाँ पर है कि जो व्यू मेन्यू है, ठीक है, और व्यू मेन्यू पर जब हम क्लिक करते हैं तो हमें ये व्यूज देखने के लिए मिलते हैं 5। रीड, प्रिंट लेआउट, वेब लेआउट, आउटलाइन और ड्राफ्ट, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। बताइएगा उत्तर क्या होगा? कि ब्लैंक कमांड इन वेब ब्राउजर दैट हेल्प्स टू मूव टू द प्रीवियस पेज फ्रॉम द करंट पेज। वेब ब्राउजर में खाली जगह कमांड को जो वर्तमान पृष्ठ से पिछले पृष्ठ में जाने में मदद करता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं बताओ? तो हम यहाँ पर देखेंगे, वेब ब्राउजर में कमांड जो वर्तमान पृष्ठ से पिछले पृष्ठ पर जाने में मदद करता है, जिस पर हो उससे पीछे वाले पे। तो इसे क्या कहते थे? फॉरवर्ड, इसे बैकवर्ड। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? क्रिएट होगा नहीं, ऑप्शन एलिमिनेट करो। फॉरवर्ड होगा नहीं, सेव होगा नहीं, बैकवर्ड नहीं लिखा लेकिन बैक लिखा है, तो हम ये लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर आपसे वेब ब्राउजर से रिलेटेड कुछ शॉर्टकट कीज का रिवीजन आपको करा दूं, तो क्या मुझे बता सकते हो इनकोग्निटो मोड को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती है? बताएंगे कि जो इनकोग्निटो मोड होता है, इसे ओपन करने की हमारी शॉर्टकट की क्या होती है? बताएं। तो बताइए जल्दी से। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने वो लोगो भी लगा रखे हैं जिसके बारे में अभी बता रहा था। तो देखो, आप कहेंगे इनकोग्निटो टैब को ओपन करने की शॉर्टकट की हमारी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। कौन सी है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन, ठीक है। कंट्रोल जीरो किस लिए है? तो हम कहेंगे 100% जूम, या मैं कहूँ बाय डिफॉल्ट जूम के लिए, ठीक है। कंट्रोल एच किस लिए है? किसके अंदर? वेब ब्राउजर के अंदर, तो आप कहेंगे हिस्ट्री के लिए है, ठीक है। कंट्रोल जे किस लिए है? तो हम कहेंगे डाउनलोड के लिए है, डाउनलोड के लिए है। कंट्रोल यू किस लिए है? तो हम कहेंगे कि ये सोर्स कोड को याद करने के लिए है। किसके लिए? तो हम कहेंगे ये हमारा सोर्स कोड के लिए है। कंट्रोल पेज डाउन किस लिए है? कंट्रोल पेज डाउन, तो जो कंट्रोल प्लस पेज डाउन है हमारा, ये है मेरे भाई, जैसे ये टैब है कुछ, है ना, टैब 1 टैब 2। तो आप अगर राइट साइड के टैब पर जाना चाहते हो तो कंट्रोल पेज डाउन दबाएंगे, और अगर आप लेफ्ट साइड के टैब पर जाना चाहते हैं तो कंट्रोल पेज अप दबाएंगे। इसके स्थान पर आप कंट्रोल पेज डाउन की जगह पर आप कौन सा? शिफ्ट टैब का भी प्रयोग कर सकते हैं। नहीं, कंट्रोल टैब का भी प्रयोग कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस टैब, और इसके स्थान पर आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब।
कंट्रोल प्लस प्लस टैब, ये दोनों शॉर्टकट की एक जैसी है, ठीक है। नीचे वाले में क्या था कि जैसे आपने ये बनाया हुआ है तो मैंने दिखा दिया, अगर यहाँ से यहाँ जाना है तो ये शॉर्टकट की है, और आगे जाना है तो ये शॉर्टकट की है, ठीक है। अगले सवाल पर चले, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। देखो और लगाओ दिमाग, क्या होगा आंसर बताएंगे, बताओ। When contents of a cell in a worksheet of MS Excel 2010 are being edited, the cell number is displayed in। जब MS Excel 2010 की वर्कशीट में किसी सेल की सामग्री को संपादित किया जा रहा है तो सेल नंबर कहां पर दिखाई दे रहा होता है, बताओ क्या कहेगा आंसर। बिल्कुल, तो हम क्या कहेंगे सभी दोस्त, देखो रिबन का आंसर तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि रिबन तो एक पट्टी होती है, और इसे हाइड और अनहाइड करने की शॉर्टकट की क्या होती है, तो कंट्रोल प्लस F1। याद है सभी को। स्टेटस बार सबसे नीचे की तरफ होता है हमारा MS एक्सेल में, जानते हो, ठीक है। फॉर्मूला बार क्या होता है जी, तो जो भी कुछ हम लिख रहे होते हैं वो हमें कहाँ दिखाई देता, फॉर्मूला बार में दिखाई देता। तो ये भी आंसर नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, जो बचा वो उत्तर हो जाएगा नेम बॉक्स। आप मुझे बताओ, जब भी हम MS वर्ड एक्सेल या पावर पॉइंट को ओपन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट नेम बॉक्स में कौन सा सेल एड्रेस हमें लिखा हुआ मिलता है, कौन सा सेल एड्रेस हमें बाय डिफॉल्ट यहाँ पर लिखा हुआ मिलता है, बताएंगे। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि A1 कौन सा होता है, A1। अगला क्वेश्चन, नेम बॉक्स में क्या है भैया, नेम बॉक्स क्या है बताओ, पता है क्या आपको नेम बॉक्स, तो आपको पता है कि जिसमें सेल का एड्रेस आता है वो नेम बॉक्स होता है। मैं लिख नहीं रहा हूँ, बस ऐसे ही बता दे रहा हूँ। सेल एड्रेस कैसे लिखा जाता है, तो पहले कॉलम का नाम आता है और फिर रो का नाम आता है ना। चलो, एब्सोल्यूट सेल एड्रेस क्या होता है, मान लो अगर ये A1 है और इसका एब्सोल्यूट सेल एड्रेस बनाना है तो ये हो जाएगा, डॉलर लग जाता है। फॉर्मूला बार मैं बता चुका हूं कि जो भी कुछ हम लिख रहे होते हैं वो हमारा फॉर्मूला बार में भी दिखाई देता है, जिस सेल को हमने सिलेक्ट करा है उसमें। सेल क्या है जी, तो आपको पता है कि कॉलम और रो के कटान से जो बॉक्स बनता है उसे हम सेल कहते हैं। रो पहले कितनी होती थी, 65,536 होती थी, अब कितनी होती हैं, 10,48,576 होती हैं। पहले कॉलम होते थे 256, अब होते हैं आपके 16,384। एडिट अ सेल, किसी सेल को एडिट करने की शॉर्टकट की क्या है, F2 है। फॉर्मूला बार से भी आप इसे एडिट कर सकते हैं, ठीक है जी। चलो अगले सवाल पर चलें, क्वेश्चन नंबर 7। MS वर्ड में इक्वेशन का फंक्शन किस मेन्यू में उपस्थित होता है, बताओ। देखो अब देखने में ये सवाल कितना आसान है, जिस बच्चे ने पढ़ा होगा वो कहेगा कि ये तो फ्री का नंबर है, लेकिन जिसने चीजें पढ़ी ही नहीं है उसे कहाँ से याद होगा, है ना। और खुद देखो, आपने भले ही रिवीजन न किया हो बट फिर भी आप इसका उत्तर सही करोगे। क्यों करोगे जी, क्योंकि आपको पता है कि होम के अंदर तो हमें क्या क्या मिलता है, होम के अंदर हमें क्लिप बोर्ड ग्रुप मिलता है, और इस क्लिप बोर्ड ग्रुप के अंदर हमें कट कॉपी पेस्ट फॉर्मेट प्रिंटर मिलता है। फिर हमें एक फॉन्ट ग्रुप मिलता है, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट, है ना, चेंज केस, ये वाले ऑप्शन मिलते हैं। एक पैराग्राफ ग्रुप होता है जिसमें लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, बुलेट्स, नंबरिंग, ऐसी चीजें होती हैं। एक स्टाइल करके होता है जो जल्दी से किसी चीज को स्विच करने के लिए दिया जाता है ना, जल्दी से कोई फॉर्मेटिंग वगैरह देने के लिए। एक एडिट करके होता है जिसमें फाइंड, रिप्लेस और गो टू, तो ये तो हो नहीं सकता, सभी जानते हैं, ठीक है। व्यू में पेज के व्यू से संबंधित, जूम से संबंधित, स्टेटस बार लगाना है, हटाना है, रूलर लगाना है, हटाना है, ऐसी चीजें होती हैं, है ना, मैक्रो वगैरह, तो ये भी नहीं होगा। डिजाइन में क्या है जी, तो डिजाइन के अंदर हमारा पेज बैकग्राउंड है जहां से हम अपने वाटर मार्क लगा सकते हैं, पेज कलर कर सकते हैं या फिर बॉर्डर लगा सकते हैं, तो ये भी नहीं। बचा क्या जी, इंसर्ट। इंसर्ट से जो भी चीज आपको लेनी है, जैसे टेबल, पिक्चर, हेडर, फूटर, ये सभी चीजें हमें कहाँ मिलती हैं, और ये आपका कौन सा इक्वेशन, ये इसकी शॉर्टकट की क्या होती है इक्वेशन की, तो आप क्या कहेंगे, देखो इंसर्ट टैब को ओपन करने की शॉर्टकट की तो ऑल्ट एन होती है, लेकिन इस इक्वेशन को ओपन करने की जो शॉर्टकट की है हमारी, ये ऑल्ट के साथ बराबर का चिन्ह होती है, कौन सा, ये MS वर्ड में, ठीक है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन इन MS एक्सेल 2010, बताओ निम्नलिखित में से कौन सा MS एक्सेल का एक फॉर्मूला है, बताएंगे कौन सा इनमें से एक MS एक्सेल का फॉर्मूला है।
तो बहुत अच्छे, हम देखेंगे यहाँ पे मैक्सिमम लोगों का आंसर आना शुरू हो चुका है। ऐड गलत है, फॉर्मूला गलत है, रेंज गलत है। ये कोई फॉर्मूला ही नहीं होते, सम का फॉर्मूला होता है। कौन सा? सम का। ठीक है, अब यहाँ पर देखो सम का फॉर्मूला किस लिए होता है, मुझे कौन बताएगा? स्पीड में सभी फॉर्मूला को भी रिवाइज कर लो, है ना। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, सम का फॉर्मूला किस लिए होता है? आप कहेंगे जोड़ने के लिए, है ना। एवरेज किस लिए होता है? हम कहेंगे औसत निकालने के लिए, औसत के लिए। मिनिमम सबसे छोटी संख्या निकालने के लिए, सबसे छोटी संख्या। ठीक है। मैक्सिमम सबसे बड़ी संख्या। ठीक है। मोड शेषफल निकालने के लिए, शेषफल के लिए। ठीक है। स्क्वायर रूट क्या होता है? वर्ग निकालने के लिए, एक तरीके से वर्गमूल निकालने के लिए। कैसे? तो मैं आपको उदाहरण देता हूँ। मैंने यहाँ लिखा 225, इसका आंसर क्या आ जाएगा? 15। ठीक है। पावर कैसे होता है भैया? कि मान लो मैंने लिखा है इक्वल टू पावर और 2 की 4, यानी कि इसका मतलब हो गया 2 की पावर 4 और ये होता है 16। तो रिवीजन हो रहा है इन सभी चीज़ों का। राउंड, यानी कि किसी भी नंबर को राउंड फिगर में ले जाने के लिए। राउंड अप, कितना भी छोटा नंबर हो, चाहे वो 98.01 ही क्यों ना हो, अगर इसके बाद कॉमा 1 लगा है तो ये हमारा यहाँ पर 98.1 होगा। ठीक है। यानी कि कितनी भी छोटी संख्या हो उसे पूरा 1 बनाने के लिए, और राउंड डाउन कितनी बड़ी संख्या हो उसे पूरा वापस 0 पर लाने के लिए हम राउंड डाउन का प्रयोग करते हैं। तो ये सभी चीज़ें समझ में आ रही होंगी उन बच्चों को जिन्होंने क्लासेस देख रखी हैं पुरानी, और जिन्होंने नहीं देखी हैं उन्हें यहाँ पर थोड़ी समस्या हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 9 बताएंगे कि इन MS Word 2010 क्रिएटिंग अ लार्ज कैपिटल लेटर यूज्ड एज अ डेकोरेटिव एलिमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ अ पैराग्राफ और सेक्शन रेफर्स टू ब्लैंक। MS वर्ड 2010 में पैराग्राफ या अनुभाग की शुरुआत से सजावटी तत्व के रूप में उपयोग किया जाने वाला एक बड़ा कैपिटल अक्षर बनाना किस चीज को संदर्भित करता है? बताएंगे। बिल्कुल। तो हम क्या कहेंगे, देखो स्मार्ट आर्ट तो भाई वो होता है जहाँ हायर की वगैरह हम बनवा रहे होते हैं, वो होता है जी स्मार्ट आर्ट तो हमारा, है ना। ऐसे करके जो डिजाइनें होती हैं वो। ठीक है। ड्रॉप कैप क्या है जी? तो ड्रॉप कैप एक बड़ा अक्षर है जो सजावटी तत्व के तौर पे लिखा जाता है। आंसर वाटरमार्क नहीं होगा, हेडर नहीं होगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 10, बताएंगे उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, ध्यान से पढ़ें और उत्तर दें कि अनसॉलिसिटेड एंड अनवांटेड जंक ईमेल सेंड आउट इन बल्क टू एन इंडिस्क्रिमिनेट रिसिपेंट लिस्ट इज स्टोर्ड इन फोल्डर। अंधाधुंध प्राप्तकर्ता सूची में थोक में भेजे गए अनचाहे और अनवांछित जंक ईमेल को फोल्डर में संग्रहित किया जाता है। बताओ किस फोल्डर में संग्रहित किया जाता है? तो जो भी हमारे काम के नहीं होते, अनचाहे होते हैं, उन्हें हम स्पैम फोल्डर में डाल देते हैं। किसमें? स्पैम में। अच्छा, अगर आपने किसी को ब्लॉक लिस्ट किया हुआ है, क्या किया हुआ है? अगर आपने किसी को ब्लॉक किया हुआ है, ब्लैक लिस्ट में डाला हुआ है, और वो फिर भी आपको मेल कर रहा है, तो वो मेल कहाँ जाएंगे? तो वो मेल आपके कहाँ जाएंगे, बताएगा कोई मुझे? तो याद रखना, जब आपने किसी को ब्लॉक किया हुआ है, ब्लैक लिस्ट में है, तो उसके मेल स्पैम में जाएंगे। जब भी हमें कोई मेल भेजता है वो इनबॉक्स में आता है। और जब हमारा कोई वाइट, ऐसे सवाल पूछा गया था एक बार कि यदि कोई व्यक्ति आपकी वाइट लिस्ट में है तो उसके मेल कहाँ आएंगे? इनबॉक्स में आएंगे। वाइट लिस्ट मतलब नॉर्मली, है ना। तो वाइट लिस्ट बस सिर्फ आपको क्या है, कंफ्यूज करने के लिए शब्द दिया गया है। ड्राफ्ट क्या होता है जी? अधूरा मेल जो अभी तक टाइप नहीं किया गया है पूरी तरीके से, या भेजे जाने को रेडी नहीं था, इसलिए हम यहाँ पर ड्राफ्ट में भी सभी मेल मिलते हैं। ट्रैश क्या है जी? तो डिलीट किए हुए मेल, डिलीटेड मेल। जो मेल डिलीट कर दिए जाते हैं वो ट्रैश फोल्डर में चले जाते हैं। और यहाँ ये कितने दिन रहते हैं? तो मैक्सिमम 30 डेज रहते हैं। हम चाहें तो इसे वापस क्या कर सकते हैं? रीस्टोर भी कर सकते हैं। हम चाहें तो इसे वापस रीस्टोर भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। बढ़िया सवाल है, दिमाग लगाएंगे, आंसर बताएंगे, क्या होगा उत्तर। बढ़िया सवाल है, दिमाग लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या हो सकता है हमारा?
बताएंगे आया आंसर या नहीं आया अभी। तो एम एस एक्सेल की सेल A4 में यदि ये फॉर्मूला लिखा जाता है, वह सेल A4 को कॉपी करके J11 में पेस्ट किया जाता है, तो सेल J11 को सिलेक्ट करने पर फॉर्मूला बार में क्या शो होगा। इफ द फॉर्मूला इज इक्वल टू A3 प्लस A5 इज रिटन इन सेल A4 ऑफ एम एस एक्सेल एंड सेल A4 इज कॉपीड एंड पेस्टेड इनटू सेल J11, तो व्हाट विल शो इन द फॉर्मूला बार व्हेन सेल J11 इज सिलेक्टेड। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर, हम कहेंगे भैया देखो हमसे क्या कहा गया है A4 सेल, और A4 सेल में फॉर्मूला क्या लिखा है, इक्वल टू A3 प्लस A5, कोनो दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ लिखा है J11, तो अब आप यहाँ पे क्या करो, कंपैरिजन करो। ए से क्या हो गया, ए है तो जे का जे रहेगा, 4 से 3 हो गया, जे से 10 हो जाएगा, ए का ए है, जे का जे रहेगा, 4 का 5 है, 11 का 12 हो जाएगा। J10 इजल टू J12, J10 से J12, ये जिनका भी आंसर है ऑप्शन बी, जितने भी दोस्तों का आंसर ऑप्शन बी आ रहा है एकदम परफेक्ट है, एकदम खतरनाक है। अगला सवाल आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 12 कि इन एम एस वर्ड 2010 द पेज डाउन की इज यूज्ड। एम एस वर्ड 2010 में पेज डाउन बटन किस लिए दबाया जाता है, बताएंगे। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर कि एम एस वर्ड में पेज डाउन कुंजी का उपयोग किया जाता है कर्सर को एक पैराग्राफ नीचे ले जाने के लिए, कर्सर को एक पैराग्राफ नीचे ले जाने के लिए, कर्सर को एक लाइन नीचे ले जाने के लिए, जब दस्तावेज में एकाधिक पृष्ठ हो तो कर्सर को अंतिम पृष्ठ पर ले जाने के लिए, कर्सर को एक स्क्रीन नीचे ले जाने के लिए। जी हाँ, डी सही है। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंटरनेट एथिकेट, यानी कि बताएंगे निम्नलिखित में से कौन सा क्या है एक इंटरनेट शिष्टाचार नहीं है ना। जैसे आप लोगों ने वो रील भी देखी होगी, एक लड़की वायरल हुई थी, वो कहती थी कि थोड़ा सी तमीज सीख लो, थोड़े एथिकेट सीख लो, है ना। तो उस तरीके से आपका क्या वही यहाँ पर शब्द यूज हुआ है, एथिकेट। बताएंगे कौन सा शिष्टाचार नहीं है। तो अटैचमेंट का आकार छोटा रखना, संक्षिप्त रूपों का बुद्धिमानी से उपयोग करना, मेल के नीचे नाम लिखना, अनवांछित संदेशों को भेजना, मतलब कौन सा तमीजदार काम नहीं है, है। तो आप क्या कहेंगे कि बिना काम के मैसेज ना भेजे जाएं, यही क्या है हमारा शिष्टाचार नहीं है। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो फिर ये अच्छी बात नहीं मानी जाएगी। अगला सवाल क्या है जी, क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑप्टिकल डिवाइस। बताओ, मैंने आपको खूब चीख चीख चिल्ला चिल्ला करके बताया था कि जितनी भी हमारी क्या होती हैं कैसेट्स होती हैं वो क्या होती हैं, ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। तो आपको बताना है कि क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या होगा। इसका क्वेश्चन नंबर 14 जो है हमारा, इसका सही उत्तर क्या होगा। तो सबसे पहले तो आप मुझे इनकी फुल फॉर्म बता दो। देखो, रैम की फुल फॉर्म क्या है, मेरे लिखने से पहले आप अपने मुंह से एटलीस्ट बोल दिया करो, है ना। ऐसे मन ही मन में मत रख लिया करो, आती है बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसे अपने मन में मत रखो, बोल दो, है ना। तो हम क्या कहेंगे, रैंडम एक्सेस मेमोरी दो प्रकार की होती है, एक होती है एस रैम, एक होती है डी रैम। इस एस रैम में जो एस से हमारा तात्पर्य है वो स्टैटिक से है, और जो डी से हमारा तात्पर्य है वो डायनेमिक से है। वो किससे है, वो डायनेमिक से है, ठीक है। रोम क्या है जी, तो रोम रीड ओनली मेमोरी है। रोम क्या है, तो रोम हमारा रीड ओनली मेमोरी है, रीड ओनली मेमोरी है। और रोम को हम कितने भागों में बांटते हैं, तो 3 भागों में, कौन कौन से, पी रोम, ईपी रोम, डबल ईपी रोम। पी रोम की फुल फॉर्म क्या है, देखो, तो यहाँ पर जो रोम है वो तो वही रहेगी, पी की हो जाएगी प्रोग्रामेबल, प्रोग्रामेबल रोम, ठीक है। इसके अलावा इरेजेबल पी रोम, यानी कि इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसके बाद इलेक्ट्रिकली ईपी रोम, यानी कि इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इन्हें याद रखोगे, ये फुल फॉर्म पूछी जाती हैं आपसे। इसके बाद एचएचडी को हम क्या कहते हैं, तो हम सभी जानते हैं कि एचएचडी को हम हार्ड डिस्क ड्राइव कहते हैं। एफडीडी को क्या कहते हैं, तो हम कहेंगे इसे हम फ्लॉपी डिस्क ड्राइव कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम फ्लॉपी डिस्क कहते हैं, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव कहते हैं। एसएसडी को क्या कहा जाता है, हम कहेंगे सॉलिड स्टेट ड्राइव कहा जाता है, सॉलिड स्टेट ड्राइव कहा जाता है, सॉलिड स्टेट ड्राइव कहा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं डीवीडी, और डीवीडी को क्या कहा जाता है, तो हम कहेंगे डिजिटल वर्सेटाइल
डिस्क। ठीक है जी, तो ये सभी फुल फॉर्म याद रख पाएंगे क्या आप? ठीक है, ये एक बस रिवीजन क्लास है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आप देख सकते हो कि हम यहाँ पर मेमोरी को कितने भागों में बांटते हैं, दो भागों में, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी को ही हम क्या कहते हैं, प्राथमिक मेमोरी भी कहते हैं, और प्राइमरी को हम आंतरिक मेमोरी भी कहते हैं, क्योंकि इसकी जितनी भी डिवाइसेस होती हैं वो सभी की सभी हमारे कंप्यूटर सीपीयू के अंदर होती हैं, जबकि एक्सटर्नल वाली बाहर होती है, इसलिए हम बाहरी डिवाइस या एक्सटर्नल डिवाइस भी कहते हैं। साथ में हम इसे बैकअप डिवाइस या सहायक डिवाइस यानी कि ऑक्सिलरी मेमोरी के बारे में भी जानते हैं। फिर हमने यहाँ पर अभी अभी जाना कि रैम, जो प्राइमरी मेमोरी वो दो प्रकार की है, एक रैम और एक रोम। रैम दो प्रकार की हम बता चुके हैं, रोम तीन प्रकार की हम बता चुके हैं। सेकेंडरी डिस्क, सेकेंडरी मेमोरी में क्या होता है, यहाँ पर तीन प्रकार की होती है, एक मैग्नेटिक, ऑप्टिकल और फ्लैश। तो ये हमारी मैग्नेटिक है, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप आदि। ऑप्टिकल स्टोरेज वो होती हैं जो गोल कैसेट होती है ना, सीडी डीवीडी, वो हमारे ऑप्टिकल होती हैं। और यहाँ पर हमारे क्या है, फ्लैश स्टोरेज, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, ये हमारे फ्लैश हो गए। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। क्या है आंसर कि इन एम एस एक्सेल 2010 टू सिलेक्ट टू और मोर नॉन एडजेसेंट वर्कशीट, click the tab of the first worksheet, then click the tab of the other sheet you want to select, press and hold blank key on the keyboard। बताएंगे आंसर क्या आएगा। अच्छा सवाल है, पहले लैंग्वेज को समझो, पहले लैंग्वेज को पढ़ो, फिर उत्तर देना। बहुत अच्छी, तो बताएंगे क्या होगा आंसर। तो आप सभी जानते हैं कि एम एस एक्सेल 2010 में दो या दो से अधिक गैर आसन्न वर्कशीट को सिलेक्ट करने के लिए, गैर आसन्न यानी कि दूर दूर की, आसन्न का मतलब होता है पास पास, गैर आसन्न यानी कि दूर दूर की, पहली वर्कशीट के टैब पर क्लिक करें, फिर आप कौन सा बटन दबाएं, कंट्रोल बटन दबाएं। कौन सा बटन दबाया जाता है, कंट्रोल। अब देखो ये मैंने आपको इंटरनेट में पढ़ाया था, कर दो मैच एक बार, टाइम ले लो अपना, टाइम ले लो और बताएंगे आंसर क्या होगा हमारा। यहाँ पर हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 16। कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 16। तो बताएंगे आंसर क्या होगा। टोटल कितने क्वेश्चन है जी, ये भी एक सवाल आ रहा है। तो भैया टोटल 20 क्वेश्चन है आपके, है ना, 20 क्वेश्चन है, और बताना है आपको इस क्वेश्चन नंबर 16 का सही उत्तर क्या होगा। और फिर हम यहाँ पर कल से अपने और जो टॉपिक बच रहे हैं, पहले मैं कल एक बार आपको सिलेबस डिस्कस करूंगा, उसके बाद और टॉपिक्स की तरफ फिर आगे बढ़ेंगे, है ना। चलो, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, बताएंगे इसका आंसर क्या है। 1 मिनट का समय ले लो, हालांकि इतना कठिन नहीं है। यहाँ पर दिए गए 6 ऑप्शन, यहाँ दिए गए 4 ऑप्शन, तो वैसे ही एलिमिनेट कर दोगे आप। कर दो जी जल्दी से, चलो, अगर कर दोगे तो कर दो, फिर बताओ क्या होगा आंसर। बहुत बढ़िया, है ना। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे कि देखो डॉट नेट है, और डॉट नेट किस लिए होता है, नेटवर्किंग के लिए है जी। तो पी का होगा 6, ये दोनों एलिमिनेट हो गए। ओके, डॉट ईडीयू होता है हमारा शैक्षणिक संस्थान, यानी कि दूसरे का होगा तीसरा, क्यू का होगा तीसरा। ठीक है, तो ये भी आंसर गलत हो गया। फिर ऑर्गेनाइजेशन गैर लाभकारी संगठन मैंने बता दिया, और डॉट कॉम यानी कि ये है हमारा वाणिज्यिक, तो एस का दूसरा, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है, कौन सा है, ऑप्शन डी। बताओ सभी को समझ में आ गया ये सवाल या नहीं आया। किसी को कोई दिक्कत परेशानी समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं। रक्षा विभाग वाले में क्या आता है, डॉट MIL आता है, लिखा हुआ मिलिट्री से रिलेटेड, है ना। इसके अलावा और देखेंगे, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। ठीक है, आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए जी, तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 17 का सही उत्तर हमारा क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 17, क्या आप एक खाली जगह क्रिएट कर सकते हैं जो आपके द्वारा भेजे जाने वाले प्रत्येक ईमेल के अंत में दिखाई देगा। इनमें से आप क्या चीज़ बना सकते हो जो मेल के एंड में आएगी। और देखो ध्यान देना कि ये जो सवाल है ना ईमेल के अंत वाला, ये कई सारे अलग अलग पेपरों में पूछा गया। देखो, एक तो ये BSF HCM 2023 में पूछा गया, ठीक है। इसके अलावा ये जो है हमारा, ये पूछा गया दिल्ली पुलिस में भी। इसके अलावा ये पूछा गया UP PCL में भी। तो कई बार ये सवाल आपको पूछा गया। तो हम क्या कहेंगे, ईमेल के अंत में क्या दिखाई देता है हमें, ईमेल के अंत में सिग्नेचर दिखाई देते हैं।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प वेब ब्राउजर और उनके विक्रेताओं के संदर्भ में सूची की वस्तुओं को सूची 2 की वस्तुओं से सबसे अच्छी तरह से क्या करता है, मेल खाता है? बताओ। तो देखो ऐसे सवाल अब आने की संभावना है। मैं इस टाइप के सवाल की कह रहा था कि मैं ऐसे बना करके भी लाऊंगा आपके लिए। ऐसे सवालों की क्या है आपकी, देखो ध्यान से। तो दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प वेब ब्राउजर और उनके विक्रेताओं के संदर्भ में सूची की वस्तुओं को सूची 2 की वस्तुओं से में सबसे अच्छी तरह से मेल खाता है? बता दो आंसर आराम से, मैच करो, ऑप्शन को एलिमिनेट करो आसानी से और आंसर बताएंगे। तो आसान है, देखो मैंने बताया हुआ है आपको कि जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है और 1995 में बना था। आपको तो एक नंबर ज़्यादा और जानकारी है। तो देखो नॉर्मली सवाल इतना सा भी बन सकता था, लेकिन एक सवाल में 3 जानकारियां ले ली। अब ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं, तो पहले का बी होगा, ना ये होगा ना ये होगा, ठीक है। सफारी किस कंपनी का, एप्पल का है, 2003 में बना था, बताया था मैंने एप्पल सफारी। जिन लोगों के पास आईफोन होता है उनके फोन में गूगल क्रोम ना होकर के एप्पल सफारी आता है, ठीक है। तो हमारा दूसरे का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। पहले का भी दूसरे का सी, ये भी लिमिनेट आंसर। तीसरी जानकारी भले ही आपको ना हो, है तो ठीक है, सी मंकी मोजिला फाउंडेशन, लेकिन अगर ना भी होती तो भी आप आंसर ये कर देते। अगला सवाल देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 19। याद करो मैंने आपको इसके लिए एक उदाहरण दिया था बहुत बेहतरीन वाला। कौन सा वाला उदाहरण दिया था और क्या इसका उत्तर होगा? और मुझे इन सभी के उदाहरण बता देना है ना। इनके मुझे क्या बता देना, उदाहरण भी बता देना, एग्जाम्पल भी बता देना कि कौन सी चीज़ क्या है। तो डेटा ट्रांसमिशन की निम्नलिखित में से किस प्रणाली में डेटा एक साथ दोनों दिशाओं में प्रभावित हो सकता है? क्या हो सकता है? डेटा एक साथ दोनों दिशाओं में प्रभावित हो सकता है। एक साथ की बात हो रही है। तो देखो सिंप्लेक्स में क्या होता था, याद करो मैंने बताया था कि डेटा सिर्फ एक ही दिशा में जाएगा, दूसरी दिशा में जाएगा ही नहीं। हाफ देखो क्वार्टर डुप्लेक्स तो कुछ होता ही नहीं है। हाफ डुप्लेक्स क्या होता है कि डेटा एक दिशा में जाएगा एक बार में और दूसरी दिशा में जाएगा दूसरी बार में। ऐसे यानी कि जाएगा तो दोनों दिशाओं में, लेकिन एक बार में एक तरफ। और फुल डुप्लेक्स क्या होता है कि दोनों दिशाओं में एक साथ जा रहा होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फिलहाल इसका फुल डुप्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने खूब अच्छे से आपको बताया हुआ है, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स क्या होता है। अगर मैं सिंप्लेक्स के आपसे कुछ उदाहरण की बात करूं तो आप देखेंगे जैसे टेलीविज़न, जैसे रेडियो, जैसे कीबोर्ड, मॉनिटर, ये चीज़ें है ना। इसके बाद अगर हम हाफ डुप्लेक्स की बात करें तो इसका अच्छा उदाहरण है वॉकी टॉकी, वॉकी टॉकी। और जो लास्ट हमारा फुल डुप्लेक्स इसका उदाहरण है फ़ोन कॉल, वीडियो कॉल आदि। फ़ोन कॉल, वीडियो कॉल आदि। अगला सवाल ये देखो, यहाँ पर मैंने बनाया हुआ भी है ना, एक प्रॉपर चार्ट आपका बना हुआ है, आप देख सकते हैं। सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स, ये 3 प्रकार के कम्युनिकेशन चैनल होते हैं जिसमें जो डेटा ट्रांसमिट टू वन डायरेक्शन, सिर्फ एक ही दिशा में जाता है। हाफ डुप्लेक्स में जाता तो दोनों दिशाओं में है, लेकिन एक बार में एक तरफ, जैसे इधर जा रहा है तो इधर नहीं जाएगा, और जब इधर जा रहा है तो इधर नहीं जाएगा, कुछ इस तरह से। और अगला है हमारा यहाँ पर कौन सा, फुल डुप्लेक्स, यानी कि डेटा ट्रांसमिशन बोथ साइड एक साथ होता है दोनों तरफ, ठीक है। चलो इसके बाद अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है आपसे। चलो सॉल्व कर दो एक बार। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एमएस एक्सेल फॉर्मूला। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको ये दे दिया है, मैंने आपको मैंने आपको यहाँ पर टाइम दे दिया, एक बार इसे सॉल्व करके बताएंगे। 1 मिनट का समय ले लेंगे, लेकिन आंसर एकदम परफेक्ट आना चाहिए, है ना। 1 से 1.5 मिनट का समय ले लो चलो, लेकिन गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। बताएंगे आया आंसर। आसान है, बहुत बड़ी कैलकुलेशन तो नहीं है, तो आज जाना चाहिए। जिन बच्चों ने चीज़ें पढ़ी हैं वो धुआंधार आंसर कर रहे हैं, जो उन्होंने नहीं पढ़ी वो भैया पढ़ लेंगे, उसके बाद करेंगे। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर जी, हम कहेंगे भैया देखो क्लियर सा दिख रहा है कि सबसे पहले क्या करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर
स्क्वायर कर रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ पर थोड़ी सी इस सवाल में गलती है, आप लोगों का आंसर नहीं आ रहा होगा क्योंकि यहाँ पर ना कोई और भी साइन आएगा, शायद प्लस लगा के देख लेते हैं, क्योंकि 84 का वर्ग पूछ कर ऐसा आंसर नहीं दे सकता, तो मैं एक बार प्लस लगा लेता हूँ, है ना। ये सवाल गलत टाइप है। ये सवाल ऐसे हो सकता है, इजकल टू 8 + 4 की पावर 2 अपॉन 2 + 3, ठीक है। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 8 + 4 की पावर कितनी होती है, 2, यानी कि 16, और 16/2 हम क्या करेंगे यहाँ पर, 2 + के 3 हो जाएगा, +3 हो जाएगा। और जब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अच्छा यहाँ माइनस का साइन है, देखो सवाल को सॉल्व करके हमें पता चला कि यहाँ पर माइनस का साइन है, तो माइनस लगा लो, माइनस लगा लेंगे। यहाँ 8 - 4 है ना। तो अब जब आप यहाँ पर माइनस लगाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है, तो हम कहेंगे 8 - 16/2 कितने होते हैं, 8 + के 3, 8 से 8 कट के आंसर क्या बचा, 3। तो यहाँ पर थोड़ा सा माइनस रह गया था इसलिए, ठीक है। अगला और आखिरी सवाल आज की क्लास का हमारा क्या है, क्वेश्चन ऑफ द डे है, आपके होमवर्क के लिए है। क्या बताओ, होमवर्क में करोगे या मैं करा दूं ऐसा सवाल, होमवर्क में करोगे या मैं करा दूं, बता दो। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एम एस एक्सएल फॉर्मूला, निम्नलिखित एम एस एक्सएल फॉर्मूला का मान क्या होगा। चलो 1 मिनट का समय लो और फिर यहीं करके जाओ, क्योंकि मुझे भरोसा नहीं है, आप एक क्वेश्चन तक घर से नहीं कर सकते, मैं बाकी जिम्मेदारियां तो आपको क्या ही दूं, है ना। कुछ बच्चे अच्छे हैं जो करते हैं, बट कुछ वैसे होते हैं जो बस उन्हें तो क्लास बंद करने की पड़ी है, वो ये सोच रहे हैं कि कितनी देर में क्लास बंद हो और मैं जाऊं, है ना। तो ऐसे नहीं करना है। बताएंगे क्या होगा इसका उत्तर हमारा, इक्वल टू एवरेज बताएंगे क्या होगा आंसर हमारा। चलो 1 मिनट इनफ है इतना। हम्म चलो तो हम देखते हैं यहाँ पर। देखो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, जब भी कंडीशन दी रहती है, अगर कंडीशन सही है तो उसे 1 मानेंगे और अगर गलत है तो 0 मानेंगे, बस इतनी सी बात है। सही है तो 1 मान लेंगे, तो ये क्या है, 5 + 4 + 1 + 6, तो क्या हो जाएगा, 5 और 4 9 और 1 10 और 6 16, और 16 में संख्या कितनी है, 1 2 3 4। ये मत जोड़ लेना कि ये 2 है, एक ही संख्या है ये, तो 4, यानी कि 16/4 कितना होता है हमारा, 4 होता है, और यही इस सवाल का क्या हो जाएगा, एकदम परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी आपकी आज की क्लास, मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। 21 क्वेश्चन टोटल हमने किए, तो कितने 21 में से आपका स्कोर कितना रहा। जो बच्चे सभी क्लासेस देख चुके हैं, अगर उनका स्कोर 16 से प्लस है या 16 भी है, तो आप बहुत अच्छा कर रहे हो बच्चे। लेकिन अगर आपने सभी क्लासेस देखी हैं और आपका स्कोर 16 से कम है, 12 15 14 है, फिर भी ठीक है, लेकिन 9 8 10 से भी कम है, तो फिर चिंता की बात है, आपको रिवीजन करना चाहिए। बाकी जो बच्चे इतना कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में एक नए एक शानदार सेशन के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।